नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा और आप जुड़ चुके हैं न्यू इंडिया के साथ। सीमा पर तनाव है, बिहार में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी हिसाब से सरकार बनाने के लिए बहुत तरह के प्रयास करने में जुट गई है। कई बार हम बात करते हैं कि जब विपक्षी पार्टियां, खास तौर पर कांग्रेस की बात करूं, जहां पर सोचना बंद कर देती है, भारतीय जनता पार्टी वहीं से सोचने की शुरुआत करती है कुछ खास। क्या है खास? मेरे साथ इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भारतेंदु मिश्रा हैं, जो बिहार से हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। ये अभी राजस्थान के दौरे पर हैं और जो प्रवासी बिहार मूल के लोग हैं उनसे वो वार्ता करने आए हैं कि वो आखिर बिहार में वापसी की क्या संभावनाएं हैं, बिहार में क्या माहौल होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो रोजगार को लेकर हो। भारतेंदु मिश्रा खुद राजनीति का कोई लगाव नहीं था, जैसा उन्होंने कुछ दिन पहले बताया भी था, लेकिन अब वो पूरी तरह राजनीति में है और बहुत कम समय में बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए हैं। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे भारतेंदु मिश्रा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान में। नमस्ते। सबसे पहले न्यू इंडिया और आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स तक मेरी बात को पहुंचाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतेंदु जी, बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि हम ये जानना चाहेंगे कि जब युवा, खास तौर पर बिहार के युवा की बात करें, तो जो करियर के लिए बहुत ज़्यादा, देखो आमतौर पर कहते हैं कि यूपीएससी की जब बात होती थी तो सबसे ज़्यादा युवा कहाँ के, बिहार के होते थे। बैंकिंग सेक्टर में चले जाएं, रेलवे में चले जाएं, यानी सरकारी नौकरी जो है ना, बिहार के युवाओं का एक क्रेज रहा है। लेकिन अब पॉलिटिक्स में आप आ गए, तो राजनीति में कैसे आए और इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? नहीं, मैं भी तो एक आम बिहारी युवा की तरह ही था। मैंने अपनी पढ़ाई बीटेक मैकेनिकल से की, भारतीय क्या बात पुणे है, से। ठीक है। उसके बाद एमबीए किया, फिर मैं जॉब कर रहा था। लेकिन 2013 में मोदी जी की प्रेरणा से, उनकी बातों को सुनकर जानकर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, एक आम कार्यकर्ता की तरह अपनी इस राजनीतिक यात्रा को प्रारंभ किया। और आज भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग का मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ बिहार का। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कल आया हुआ कोई भी आदमी अपने मेहनत के बदौलत इस पार्टी में ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। चलिए भारतेंदु जी, आप भागलपुर से हैं। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा, जैसे आपने बताया कि बीटेक और सारी बात, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, माता पिता क्या करते हैं, भाई वगैरह जो भी? जी, मेरे पिताजी इकोनॉमिक्स से बीए किए हुए हैं। एक व्यवसायी है, एक सफल व्यवसायी है। अपने व्यवसाय में ही वो और मेरे छोटे भाई भी उनके साथ व्यवसाय करते हैं। हालांकि छोटा भाई का भी बीटेक भोपाल से हुआ है, राधिका रमन टेक्निकल यूनिवर्सिटी से उसने बीटेक किया है। मेरी माँ आप संस्कृत में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय की 89 बैच की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या बात है, एमए बहुत की हुई बढ़िया। है संस्कृत से। क्या बात, आचार्य उपाधि उनको मिला हुआ। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए अब ये बता दीजिए, जैसे आपने कहा कि बहुत कम समय में पार्टी ने, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी कर सकती है, बहुत कम समय में आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपके हिसाब से एक नेता के अंदर सबसे जरूरी गुण क्या होने चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए। सबसे जरूरी गुण संवेदनशीलता होनी चाहिए। लोगों के अंदर भावना होनी चाहिए नेताओं के। क्योंकि जब संवेदनशीलता और भावना रहेगी, फिर जनता के दुख दर्द को, जनता की कठिनाई को अपने आसपास के लोगों को समझ ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से संवेदनशीलता बिल्कुल होनी चाहिए। भावनात्मक रूप से वो जनता से जुड़ा होना चाहिए। और आज के सिनारियो में पढ़ा लिखा तो बिल्कुल ही होना चाहिए, तो होना चाहिए पढ़ा लिखा। चलिए, युवाओं के बीच आप ज़्यादा रहते हैं, आपकी जिम्मेदारी भी युवाओं से संबंधित है, तो युवाओं में नेतृत्व निर्माण को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा किस तरह काम कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग को हमेशा बताया जाता है कि हम दो आंख से पूरी दुनिया को देखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया करोड़ों आंखों से हमको देखती है। क्या बात है, अतः अपना आचरण जो है, एक व्यक्ति के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक राष्ट्रवादी होने के नाते, तब उसके पश्चात एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते अपने व्यक्तित्व को, अपने छवि को स्वच्छ रखना चाहिए। लोगों से जुड़ कर रहना चाहिए। जैसे आप घर के अंदर है, उसे समाज के अंदर रहना चाहिए। ये सब चीज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में सिखाई जाती है कि दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड बिल्कुल कार्यकर्ता को नहीं अपनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए, राजनीति के अलावा आपकी अन्य रुचियां क्या हैं?
जी, मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। मैं घूमता काफ़ी, मैं पूरे इंडिया के साथ-साथ में लगभग 9-10 कंट्री क्या घूम बात चुका है, हूँ। क्या बात तो ये ईश्वर की कृपा है कि है। मैं और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति की मेरी रुचि ही थी। हुँ, मैं अपने स्कूल के दिनों से ही अच्छा बोलता था, हुँ, अपने क्लास का मॉनिटर हुआ करता था। क्या बात कॉलेज में गया तो मैं जनरल सेक्रेटरी बना। हुँ, तो राजनीति से लगाव था और मुझे ईश्वर ने मौका दिया कि अपने शौक को ही अपना जीवन का एक कार्यक्षेत्र बनाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को। बहुत बढ़िया। चलिए अब तो कुछ चूँकि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और भाजपा क्या ख़ास रणनीति बना रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि 365 दिन जिसके वर्कर हुँ, 24/7 काम करते हैं। ऐसा नहीं है हम लोग कि जब कोई चुनाव आता है तो उस चुनाव को जीतने के लिए रणनीति बना के काम शुरू करते हैं। हुँ, ये कांग्रेस और अन्य पार्टियां करती है कि चुनाव आने समय भी उनकी यूनिट एक्टिव होती है। हुँ, फिर आप पूरे देश में हर एक स्टेट में उठा के देख लीजिए हुँ, कि चुनाव जहाँ 4 साल बाद भी है वहाँ के वर्कर 24/7 काम कर रहे हैं। हुँ, तो हमारी तैयारी बहुत जोरदार ढंग से लगातार कर रहे हैं बिहार के अंदर में। और बिहार में हमने विकास का काम किया है। हुँ, आज बिहार में जो पलायन का दर्द बिहार ने झेला, हुँ, लगातार 15 साल 90 और से लेकर 2005 का जो दर्द है, दर्द को हमने कुछ हद तक कम करने का प्रयास किया। हुँ, आज विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर और आने वाली पीढ़ी के लिए हम वोट मांगने के लिए बिहार में रेडी। हुँ। यूथ की सबसे बड़ी समस्या बिहार में ही है, हमें ऐसा लगता है शिक्षा को लेकर, रोज़गार को लेकर, जैसा अभी-अभी आपने खुद ही कहा, पलायन का जो दंश जिस तरह से बिहार ने झेला है, शायद ही किसी स्टेट ने झेला हो। यूथ को आकर्षित करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात आपने की, हुँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2005 से पहले हुँ, बिहार में मात्र 6 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। हुँ, आज बिहार में 16 यूनिवर्सिटी है, हुँ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है। आज हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का पास हो चुका है कैबिनेट से, जिसकी घोषणा भी हो चुकी है, ये कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। हर एक जिला में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये एक ज़ीरो से हमने शुरुआत किया है। तो निश्चित रूप से 100 के आंकड़े में जाने में पड़ाव पार करना पड़ता है, 50 का, 60 का, 70 का भी, तभी हम पड़ाव पार करते हैं। हुँ, तो शिक्षा का जो व्यवस्था होना चाहिए, उस लक्ष्य को भी हम प्राप्त करेंगे। आज एक समय ऐसा था 2005 के पहले, आप देखिएगा, हुँ, आप शिक्षक की बात तो छोड़िए, स्कूल में बेंच डेस्क नहीं हुआ करती थी। हम लोग जब स्कूल जाते थे, मैं मेरी प्रारंभिक पढ़ाई-लिखाई बिहार से ही हुई है। हुँ। तो अपने घर से हम लोग कपड़े का टुकड़ा लेके जाते था ताकि बेंच साफ कर सकें। हाँ, पहले तो बोरी पे बैठते थे, बिल्कुल, तो बोरी पे बड़ी बैठते थे। बिल्कुल। आज जाके देखिए बिहार के हर एक स्कूल में डिजिटल क्लासरूम है। ये तो कम से कम फ़र्क है। हुँ, समय में आज जहाँ तक शिक्षक की बात है तो हमने रोजगार के मामले में बिहार में शिक्षा को बढ़ाने के लिए 1,38,000 शिक्षकों की बहाली इस बार की है। हुँ, और ये जानकर आप आश्चर्य होगा कि ये पूरे भारत की सबसे बड़ी चयन प्रक्रिया शिक्षकों की थी। हुँ, अभी आने वाले समय में और शिक्षक की इसमें नियुक्ति होने वाली है। हुँ, इसके अलावा पूरे बिहार में लगभग 13 लाख रोजगार का सृजन हमारे एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया है, हुँ, जो चरणबद्ध तरीके से लगातार विज्ञापन के माध्यम से युवाओं के बीच जा रहा है। हुँ, हाँ, थोड़ी-सी कुछ कमियाँ रही होंगी, मैं मानता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक नेतृत्व के रूप में नीतीश कुमार जी और हमारे एनडीए की सरकार में भाजपा गठबंधन की सरकार काम कर रही है, तो शिक्षा के साथ-साथ हम लोग रोज़गार व्यवस्था में भी अभी एक छोटा-सा उदाहरण देते हैं, बिहार हुँ, सरकार ने युवा उद्यमी योजना का लोकार्पण किया था। हुँ, अभी पिछले उस योजना में लगभग 13,000 करोड़ का रुपए का लाभ युवाओं को मिला, वो भी 50% सब्सिडी के दर पे। हुँ, 10 लाख का लोन मिल रहा है 50% सब्सिडी दर पे और विथ प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षण के साथ-साथ में उपक्रम भी मुहैया कराया जा रहा है। उसके जितने औद्योगिक वातावरण हैं, बाज़ार वगैरह भी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो एक अच्छा एक वातावरण तैयार करने का प्रयास बिहार सरकार के द्वारा निश्चित रूप से हो रहा है। हुँ। देखिए, जब बीजेपी की बात करते हैं तो एक बड़ा आरोप लगता है कि देखिए हालाँकि हर राजनीतिक दल जाति आधारित राजनीति करती है। जब टिकटों का बँटवारा होता है तो सबसे पहले जाति का फैक्टर आता है। ये अलग बात है कि संविधान जाति धर्म से परे होने की बात कहता है, लेकिन संविधान को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब भाजपा की बात आती है तो एक धर्म भी जोड़ दिया जाता है वहाँ पर, है ना? तो जो भी धर्म और जाति ये ऐसी व्याधियाँ हैं इस लोकतंत्र में जिससे पार पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये बड़ा आसान तरीका इसलिए है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान भटका दिया जाता है क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट का मुद्दा होता है। तो क्या बीजेपी धर्म के दायरे से कभी बाहर निकलेगी? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूँ भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते हुँ, कि भारत की बाकी पार्टियाँ जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे टिकट बाँटती हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक और एक मापदंड के नाम पर टिकट बांटती है कि मेरा जिताऊ उम्मीदवार कौन। हम हमेशा जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देते हैं, इसलिए आज हम लगभग सभी स्टेट में हम बाकी विपक्षी दलों से आगे। हमने कभी ना धर्म देखते हैं ना जाति देखते हैं। अगर पार्टी को लगती है कि एक्स जीत सकता है तो हम एक्स को टिकट देते हैं, अगर पार्टी को लगता है कि वाई जीत सकता है तो वाई को टिकट देते हैं। इसमें जाति धर्म कोई पैमाना नहीं, कोई नहीं, इसमें देखिए जिताऊ होना अलग चीज है, लेकिन सबको प्रतिनिधित्व देना दूसरी बात है। हमने राजस्थान की बात देखी है, वहां पर काम सर प्रतिनिधि देने का काम तो जनता तय करेगी ना। हम तो जिताऊ उम्मीदवार नहीं, आप टिकट देंगे तभी तो जनता तय करेगी। आप टिकट ही नहीं देंगे, जैसे हम राजस्थान की बात बताऊं, यहाँ पर बीजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट देना ही उचित नहीं समझा, तो उसको प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा? तो जब आप टिकट देंगे तभी तो जनता वोट देगी ना। देखिए, हर एक जाति समाज का सर्वेक्षण करके हम लोग जो उपयुक्त उम्मीदवार होता है, जो जीत सकता है, जो पार्टी के विचारधारा को और पार्टी का जो कमिटमेंट है जनता के प्रति काम का, उस कमिटमेंट को जो पूरा कर सके, हम उनको ही टिकट देते हैं। और उसमें आप देख भी रहे हैं कि इसमें जनता उनको जिता के भेज भी रही है। तो जब जनता जिता के भेज रही है तो जनता मोहर लगा दे रही है, इसमें इफ वर्ड की बात है। हाँ, नहीं देखिए, विकल्प की स्थिति नहीं छोड़ते। चलिए, अभी राहुल गांधी पिछले कई साल से जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, बीजेपी के निशाने पर थे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते थे कि क्या कोई डिमांड ही नहीं है, बिल्कुल ये वो। और वही सरकार, वही बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने कल ऐलान कर दिया कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। तो ऐसे मोर्चे पे कभी लगता है कि बीजेपी यू टर्न क्यों ले लेती है? नहीं, आपको ध्यान में होगा कि जाति जनगणना सबसे पहले बिहार में हुआ, जहाँ से हम आते हैं। जब जातीय जनगणना की बात तय हुई उस समय में भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ में सरकार में थी। हमने अपना समर्थन जदयू को दिया और जातीय जनगणना वहाँ हुआ। लेकिन कालांतर में हमारी सरकार जब रिपोर्ट आया तो नहीं थी, वहाँ पे जदयू राजद की सरकार थी। उसका क्रेडिट लेने का प्रयास राजद के लोगों ने किया। लेकिन सच्चाई यह है कि जातीय जनगणना के विषय पे नीतीश कुमार और जदयू के साथ में भारतीय जनता पार्टी सहमत थी। तो निश्चित रूप से इसका मतलब यह है कि हम हर एक जाति का उनके अनुपात में विकास देखना चाहते हैं भारत के अंदर में, बिहार के अंदर में। तो इस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने कभी डिनाई नहीं किया। हाँ, देश में और बहुत बड़े बड़े काम और मुद्दे थे जो कि देश की आंतरिक और बाह्य संरचना के लिए बहुत जरूरी था, जिसके कारण कुछ समय ये चीजें टला। लेकिन जब आंतरिक संसाधन मजबूत हुआ, देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी मजबूत हुई, देश का अंदर में थोड़ी सी माहौल ठीक हुआ, तो हम उस विषय पे आए हैं कि अब देश के ऐसे ऐसे जाति जो कि मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, अपनी जनसंख्या के अनुपात में विकास के लाभ को नहीं प्राप्त किए हैं, उनका सर्वेक्षण करके कैसे उनके उपयुक्त जनसंख्या के आधार पर उनके आरक्षण को, उनके बाकी चीजों को कैसे उनको उचित रूप से मिले, इसके लिए उन्होंने मोदी जी ने कोशिश। चलिए, चूंकि बिहार में, जो मैंने भी बचपन बिहार में ही गुजारा, बिहार में मेरी जन्मभूमि है, वहाँ पर एक चीज़ देखा कि भाई ये मंदिर और मस्जिद की राजनीति बहुत है। क्योंकि मैंने देखा कि जब ये मंदिर निर्माण को लेकर जब ये आंदोलन चल रहा था तो बिहार ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब राम मंदिर बन गया तो इस भावनात्मक मुद्दों को बीजेपी बिहार में किस तरह भुनाने की कोशिश करेगी? अब बिल्कुल नहीं, ये भावनात्मक मुद्दा सभी के लिए है, भारत में रहने वाले एक एक सनातनियों के लिए है, लेकिन कभी भी बीजेपी इसको पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं रखती। मैं बताना चाहूँगा आपको कि राम मंदिर जन्मभूमि के आंदोलन के वक्त में पूरे देश में बहुत जगह हिंसा हुआ, लेकिन बिहार में एक भी जगह हिंसा नहीं हुआ। बिहार के लोग आपसी सौहार्द भाईचारा के साथ रहना पसंद करते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के पश्चात मंदिर निर्माण में पहली ईंट के आधार से श्रृंखला हमारे ही बिहार के एक दलित परिवार के बेटे कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। उसकी भी शुरुआत बिहार से ही हुई। तो बिहार में निश्चित रूप से एक सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण सदियों से रहा है। बीजेपी कभी भी इस वातावरण गलत करती नहीं, हमेशा इसमें सहयोग करती है और निश्चित रूप से आगे भी बिहार में बीजेपी इस वातावरण को बनाए रखेगी। फिलहाल आप राजस्थान प्रवास पर हैं भारतेंदु जी, क्या यह चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है या कोई विशेष अभियान है? ये चुनाव में तो समय है। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, जैसे कि आपको बताया, सतत काम करते हैं, लगातार काम करते हैं और भिन्न भिन्न अभियानों को लेकर काम करते हैं। हमारा एजेंडा ही भारतीय जनता पार्टी का कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत भिन्न भिन्न भाषा भाषी के लोगों का देश है, भिन्न भिन्न संस्कृति के लोगों का देश है और भारत में कहा जाता है कि यहाँ पे अनेकता में एकता है। उसी को एक नया प्रारूप हमने मोदी जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने अप्लाई किया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत।
हम यहाँ बिहार से आए हुए लोग किसी स्थिति में हैं। एक माँ तो उनको जन्म दिया बिहार, लेकिन एक माँ जो राजस्थान है उनका पेट पाल रही है। उनके ऊपर तो 2-2 माँ का कर्ज और आशीर्वाद है। हम देखने आए हैं कि हमारे बिहार के जो लोग हैं, हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे बांधव, वह कैसे रह रहे हैं, उनकी जीवन स्थिति क्या है, बिहार से उनका क्या जुड़ाव बना हुआ है, संस्कृति को कहाँ वो सहेज के रखे हुए हैं कि नहीं रखे। तो उनसे मिलना जुलना, एक वातावरण, एक अच्छे वातावरण में खाना पीना साथ में और सांस्कृतिक एक्सचेंज कर सकते, इसको हम लोग आए। अनुभव उनको भी नया मिलेगा और हम लोग को भी नया अनुभव। चलिए, चूंकि बिहार में युवा मोर्चा की कमान आपके हाथ में है, बहुत सारे युवा हैं जो इस उम्मीद में है कि चलो अब भारतेंदु जी खुद भी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में और हमें भी टिकट दिलाएंगे, तो इसके लिए कोई क्या प्रयास चल रहा है आपका? कितने % टिकट की मांग करेंगे बिहार में यूथ के लिए? तो पार्टी के सिपाही है, हमें लड़ाने की बात तो पार्टी तय करेगी, कहाँ से लड़ाना है, क्या करना है। लेकिन जैसा कि कुछ क्षण पहले ही आपको मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देती है, उसमें अगर युवा, सक्षम युवा जो सीट निकाल कर पार्टी में जिता सके, उनका स्वागत है, पार्टी निश्चित उसको टिकट देगी। इस पूरे चुनाव में, जो संभावित चुनाव है अभी नजदीक, विपक्षी गठबंधन खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस को आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? आपने इस वक्तव्य, इस कार्यक्रम का शुरुआत ही शिक्षा से। ये बिहार के युवा के लिए उस दिन विडंबना का दिन हो जाएगा जिस दिन तेजस्वी यादव जैसे लोग बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, जो 9वीं फेल, जिन्होंने कभी लॉज में बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं घर से दूर नहीं देखा हो, जिन्होंने कभी साइकिल चला के कोचिंग और कॉलेज नहीं गया हो, जिन्होंने कभी एक आम बिहार के यूथ की तरह छठ घाट ना बनाया, ना साफ सफाई किया हो, जो कभी सामाजिक कार्यक्रमों में कभी गया ना हो, तो वह क्या जानेगा बिहार के युवाओं का दर्द। तो विपक्षी ने जिनको चेहरा अपना बनाया है, तो यह बिहार के युवा अच्छी तरह भली भांति समझते हैं कि बिहार के जो मूल युवा है, जो बिहार के युवाओं की आत्मा है, उस आत्मा का वह कहीं से प्रतिनिधित्व नहीं करते। निश्चित रूप से विपक्षी को इस चुनाव में बिहार के युवा बहुत करारा जवाब देंगे। भाई, जैसा आप बता रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बहुत ही कमजोर है आपके हिसाब से। मान लीजिए जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन, वहाँ पे एनडीए जो है वो अगर मान लीजिए बहुमत में आ जाती है, गठबंधन आ जाता है, तो फिर सीएम का फेस वही फिर नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए, नीतीश कुमार हमारे सीएम थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। कल भी वही रहेंगे? कल भी थे, आज भी है, कल भी वही है। क्या बात है। चलिए, अब एक नया और आपकी नई चुनौती है बिहार में कि चुनाव प्रबंधन में माहिर हैं प्रशांत किशोर जी, जो पीके के नाम से मशहूर हैं। इस बार वो खुद मैदान में होंगे, उनकी टीम होगी, कैसा प्रदर्शन मानते हैं उनका आप? देखिए, उनका एक नया नाम है प्रशांत किशोर ने, पैसा का शो। उनके पास पैसा है, पैसा का नाप शनाप प्रदर्शन करते हैं। राजनीति में लोग कुर्सी के लिए रैली करते हैं, कुर्सी को पाने के लिए जनता को बुलाते हैं, रैली करते हैं, अपने एजेंडा को, अपनी बातों को जनता के बीच रखते हैं। शायद बिहार की राजनीति में ये पहला नेता होंगे प्रशांत किशोर, पैसा का शो जी, जो कुर्सियों का ही रैली आने वाले में कर दिए। 4-5 लाख कुर्सी लगवा दी और आदमी 5,000 भी ना आया। तो ये कुर्सियों का रैली करने वाली प्रथम नेता, पहला नेता प्रशांत किशोर जी। ठीक है। इनके पहली रैली से ही दी गई कि इनके एजेंडा में कहाँ तक सफल होंगे, नहीं होंगे। एक चीज तो है कि कहीं का ईटा, कहीं का पत्थर जमा कर लेने से कोई मंदिर नहीं बना सकता, कोई मस्जिद नहीं बना सकता, कोई घर नहीं बना सकता। मंदिर, मस्जिद, घर और सरकार आत्मा से बनता है, अनुशासन से बनता है। इनके पास ना एजेंडा है, ना स्थायी वर्कर है, ना कोई कैडर है, पैसे के दम पे घूम रहे हैं। और जो 8% 10% वोट का हवा बना रहे हैं, वो 0.8% पाने में 4 से 5 महीना होता। क्या बात। चलिए, 2025 के चुनाव में भाजपा को निजी तौर पर क्या उम्मीद है और उसका आधार क्या है? हम लोग अपना स्ट्राइक रेट 90 से ऊपर रखने का प्रयास करेंगे। जो भी गठबंधन हमारे सीटें मिलेगी, हमारी सीटें जो भी तय होगी, उसमें यही प्रयास किया जाएगा कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीते। साथ ही साथ जो हमारे अलायंस की गठबंधन की पार्टी को सीटें मिलेगी, उस सीट पे भी हमारे कार्यकर्ता एक स्ट्रेटजी के साथ, एक योजनाबद्ध तरीके से अपने अलायंस को भी जिताने का प्रयास करेगी। और मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से आज पुनः स्पष्ट कर देना चाहूँगा, 2010 में जो 200 सीट के ऊपर का प्रचंड बहुमत एनडीए की सरकार ने लाया था नीतीश कुमार जी,
में निश्चित रूप से उस 2010 के हम लोग रिकॉर्ड को इस 2025 में तोड़ेंगे और इंडी गठबंधन पूरी तरह धराशायी हो। ये है भारतेंदु मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बिहार के प्रदेशाध्यक्ष हैं और पेशे से इंजीनियर MBA डिग्री हासिल है, जॉब कर रहे थे, लेकिन अब राजनीति में अपनी पारी बहुत ही बखूबी खेल रहे हैं। अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ मैं मुखातिब होऊंगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।